नमस्कार। लाउड नमस्कार। इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम बिहार चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं। कल प्रचार बंद हो गया। आज दिन भर प्रचार किया होगा लोगों ने व्यक्तिगत घरों में जाकर के और कल मतदान है। हमारे साथ श्री शफी मशहदी साहब हैं, जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे हैं और इस समय ये उर्दू के बड़े लेखक और कवि माने जाते हैं। और इनका बिहार में इनका हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके बीच में इनका बहुत बड़ा असर है। इनकी बात है, लोग सुनना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद खुदा बख्श लाइब्रेरी के भी कुछ डायरेक्टर मेंबर। वगैरह रहे हैं। हाँ, हाँ। जी। तो और दूसरे श्री विनय कुमार जी हमारे साथ हैं। विनय कुमार जी बिहार झारखंड के यूएनआई के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं शुरू में बाकी सवाल मेरे, अगर आपने नहीं उन मुद्दों को छुआ तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं शुरू में इतना ही कहूं कि मुझे लग रहा है कि बिहार में विनय जी, एक तो और जी। मशहदी साहब, एक तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा है और आरजेडी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। एक पार्टी और है जो चुनाव लड़ रही है, वो मीडिया चुनाव लड़ रहा है। सोशल मीडिया एक तरह से चल रहा है, हुँ। लेकिन जो टेलीविजन चैनल हैं और अखबार हैं वो एक तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिसकी वोटिंग 6 तारीख को हुई 121 सीटों की, और अब 122 सीटों की वोटिंग कल होने जा रही है 11 तारीख को। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, विनय पहले आप बता दीजिए कि कौन से मुद्दे रहे, नौजवान किसको वोट दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मिला करके हम समेटने की कोशिश करेंगे इस, क्योंकि उसके बाद कल तो मतदान है ही है। तो इसको देखते हुए हम इश्यूज को समेटें, पार्टियों की स्थिति को समेटें, माहौल को समेटें, लड़ाई झगड़े को समेटें। और विजय सिन्हा का किस्सा तो है ही सामने। मैं कल पहले दिन से बता रहा हूँ कि विजय सिन्हा ने तो जितना एक अजीब तरह की पोजीशन खड़ी कर दी है अपने लिए भी, और एक जो निशान, एक जो संकेत दिया है लोगों को कि विजय सिन्हा की पार्टी थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि वहां की पुलिस ने भी एक लिखित बयान जारी किया है कि विजय सिन्हा गलत झूठ बोल रहे हैं, कोई पथराव उनके ऊपर नहीं हुआ। तो विनय, एक ओवरऑल असेसमेंट आपको पहले चरण के चुनाव का क्या लगता है? देखिए, जो पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ 6 तारीख को, उसमें जी। सबसे बड़ी बात जो रही वोटिंग परसेंटेज को लेकर 65% से अधिक वोट हुआ, जो बिहार हम्म, के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। ये लोकतंत्र हम्म, के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, बिहार के लिए भी अच्छी खबर है और देश के लिए भी अच्छी खबर है। इस 65% के कारण, चूँकि बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है, उसके बावजूद 65% से अधिक वोटिंग होना, अब तक कभी इतना वोटिंग नहीं हुआ है जब से आजाद भारत में, जब से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो ये होना, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी रही। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर, पिछला चुनाव भी अगर आप देखेंगे 2020 का, तो 100 से अधिक सीटों पर महिला ज्यादा वोट की थी। इस बार लगता है ये और रिकॉर्ड टूटेगा। हो सकता है कि 243 में से 200 से ज्यादा सीटों पर महिलाएं ज्यादा वोटिंग करें पुरुषों की तुलना में। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, और पलायन के कारण यहाँ के बच्चे अपने बूढ़ी माँ बाप को छोड़कर, अपनी जवान पत्नी को छोड़कर बाहर चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। आज भी बिहार में रिवर्स पलायन नहीं हुआ है शुरू। आज भी छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग बाहर जाते हैं, और देश भर में हम लोगों को घूमने का मौका मिलता है, जाने का मौका मिलता है। आप अंडमान में भी बिहार झारखंड के लोगों को पाएंगे। आप जी। कश्मीर में भी झारखंड और बिहार के लोगों को पाएंगे। आप लेह लद्दाख में भी बिहार के लोगों को पाएंगे। आप अरुणाचल और मिजोरम में भी बिहार के लोगों को, और उधर गुजरात में भी बिहार के सूरत में आप पाएंगे। विनय तो आप बात करते रहिए, मैं 1 सेकंड में जुड़ता हूँ, पानी ले लूं। पता नहीं क्यों खांसी आ रही है, आप बोलते रहिए। जी,
तो मेरा मानना ये है कि ये पलायन के कारण आज बच्चे यहाँ हैं नहीं, नौजवान हैं नहीं, बावजूद ये वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, तो इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। और महिलाओं की इस बड़ी भूमिका के लिए हम मानते हैं आज भी कि इसके लिए नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो बिहार में काम किया, खास करके जब 2005 में उनकी सरकार बनी, बच्चियों को उन्होंने साइकिल देने का काम किया। बिहार का जो समाज है वो बड़ा ट्रेडिशनल समाज रहा है। यहाँ पहले महिलाएं निकलती नहीं थी, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स समाज रहा है। तो उस समाज से महिलाएं निकलती, तो उन महिलाओं को निकालने का काम नीतीश कुमार किया है। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो 6 में 7 में जिन महिलाओं को साइकिल मिला, जो बच्चियां स्कूल जाने लगी, वो आज वयस्क हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं और उनके बच्चे भी हो गए हैं। तो वो समाज में धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और खास करके जब पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, तो पंचायती राज व्यवस्था पर भी उनका कब्जा हुआ, शिक्षकों की नियुक्ति पर भी कब्जा हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो उन्नत राज्य माना जाता है, केरल जैसा उन्नत राज्य, उस राज्य से भी ज्यादा, क्योंकि पुलिस बल में भी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो आज देश में सबसे ज्यादा अगर महिला कहीं पुलिस बल में काम कर रही है तो वो प्रांत बिहार है। तो इस कारण बिहार की महिलाएं सशक्त हुई हैं, बिहार की महिलाएं मजबूत हुई हैं और वो वोटिंग परसेंटेज से दिखाई पड़ रहा है। जब हम लोग घूमते हैं और जब चुनाव कवरेज के सिलसिले में जाते हैं या मतदान के दिन हम लोग जब घूम रहे थे, तो हम लोग देखे कि बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही थी। तो बिहार, पंजाब में, हरियाणा में या दूसरे राज्यों में अगर आप कहें, तो महिलाएं वहां पहले से सशक्त थी, महिला पहले से काम काज में थी। लेकिन बिहार में ये ट्रेडिशन शुरू हुआ है नीतीश कुमार के कार्यकाल में। उसमें आशा दीदी, जीविका दीदी, जो महिलाओं को सशक्त किया गया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया गया, वो वोट परसेंटेज के रूप में दिखाई पड़ा। तो शफी मशहदी साहब, आप आपका ओवरऑल क्या एनालिसिस है शुरुआत में ये पिछले आपने चरण के जो इसका चुनाव को देखते विश्लेषण हुए? की आपने जिसका विश्लेषण किया है वो बहुत सही विश्लेषण है कि महिलाओं के लिए नीतीश जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उनकी वोटिंग ज्यादा हो सकती है। लेकिन इससे लेकिन फिर ये जो ओवरऑल पिक्चर अभी जो सामने आ रही है मुख्तलिफ जगहों से, वहां अभी भी ये आ रहा है कि इंडिया की जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा एज है, लेकिन चक्कर है कांटे की। 5% 10% में बहुत कुछ तब्दीली आ सकती है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखी है ना, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं ना जर्नलिस्ट हूं, लेकिन इलेक्शन का तजुर्बा मुझको है। मैंने बहुत सारे इलेक्शन खुद कराए हैं, इलेक्शन में भाग लिया है। तो उस पे जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ऐन वक्त पर चेंज कर जाते हैं लोग, ओवरनाइट चेंजेस होते हैं व्यूज में। एक फैक्टर ये है, जो आपने महिलाओं की बात की, डेफिनेटली ये खास तौर से नीतीश कुमार के फेवर में है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा ग्रुप था फेवर का, मुस्लिम्स का, वो जहां तक मेरी नॉलेज है मुस्लिम्स नीतीश कुमार से नाराज हैं। और नाराज होने की वजह मेन ये हुई है कि उन्होंने जो मुस्लिम के विरुद्ध में जो कानून वगैरह पास हुए थे, जैसे वक्फ वाला बिल था उसमें बहुत कोशिश की थी लोगों ने कि नीतीश कुमार से कहा जाए कि आपकी पार्टी पार्लियामेंट में सपोर्ट ना करे, लेकिन इन्होंने अंधाधुंध सपोर्ट किया। और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर था, इसका असर मुसलमानों के जहन पर है। और जो रिपोर्ट्स हमने अभी तक सुनी हैं उनसे ये पता लगता है कि माइनॉरिटी वोट भी काफी जोरों में हुआ, पहले से ज्यादा हुआ है। पहले बहुत कम होता था, उसका परसेंटेज ज्यादा हुआ है। तो एक तरफ महिलाओं का परसेंटेज और दूसरी तरफ मुस्लिमों का, देखो, एक साइड वोट देना ये हुआ है। इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। अभी तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो जो ओपिनियन पोल्स आ भी रही हैं वो ज्यादातर तो बायस्ड हैं, किसी एक पार्टी की तरफ से है, इसलिए उसके फेवर में दे रही है, नहीं आ रही। लेकिन कांटे की टक्कर है 6 तारीख के इलेक्शन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी सबसे ज्यादा फैसला कुन वोट होने वाला है जो जिसमें सीमांचल है, और सीमांचल में मुस्लिम पॉपुलेशन वोटर्स बहुत काफी हैं। बाज जगह तो
बाज इलाके में तो मेजोरिटी में भी है। तो वहां का भी जो इलेक्शन होगा उसकी वोटिंग पैटर्न क्या होगी, ये डिसाइड करेगा टोटल पिक्चर को, जो मेरा ख्याल है। अभी तक जो विनय खबरें जी, आ रही हैं उसमें दोनों की टक्कर बराबर की है। आप किसी के बारे में नहीं कह सकते। कुछ लोगों का ये व्यू है कि नहीं, अभी इसको इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया को एज है, थोड़ा एज है, और एज, लेकिन जी, वो 5, 10, 15 सीटों से फाजिल का एज नहीं है। जो भी विनय जी, जो भी ये जिसको भी संतोष जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहला फेज का नहीं, नहीं, जो चुनाव नहीं, संपन्न। नहीं, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, देखिए हम लोग एक दूसरे को जवाब नहीं दे, हम अपनी बात कहें पॉजिटिव। विनय, जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार में कई तरह के ग्रुप्स हैं। एक तो महिला है, मुसलमान है, वो तो है ही है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जिस दिन 6 तारीख को वोट हो रहा था, मैं भी टेलीविजन पे था, दूसरी रिपोर्ट भी आ रही थी। एक बात सबने कही, रोजगार, कि रोजगार चाहिए। और ये सवाल इतनी तेजी से, रोजगार और पलायन, ये दो बात कही। इसके मुकाबले में ये सवाल सत्तारूढ़ और विपक्ष, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला और इंडिया गठबंधन का, इन दोनों सवालों को ये कैसे टैकल कर रहे हैं, लोगों को कैसे समझा रहे हैं? क्योंकि पलायन के खिलाफ जो एनडीए ने उठाया है, वो उठाया है, जो लोग आए हैं हमारे यहाँ घुसपैठिए, उसके उस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि दोनों धड़े या तीनों धड़े इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर, किस तरह इस इन सवालों को, लोगों का जो एस्पिरेशन है, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस कर रहे देखिए सबसे बड़ी बात जो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम फेज के चुनाव का, तो हैं? किसी भी सरकार के कामकाज का रिफ्लेक्शन उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किस तरह का परफॉर्म किया और उनका इस बार क्या रिजल्ट रहेगा, इससे भी पता चलेगा। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ते नहीं हैं। 2004 में जब वो विजय कृष्ण से बाढ़ में लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और उसके बाद वो एमएलसी के तकनीकी सहारे से, तकनीक का सहारा लेके जो संविधान में वर्णन है, एमएलसी बन के वो मुख्यमंत्री बनते रहे। हालांकि 2004 में वो 2 सीट से लड़े थे, नालंदा से और बाढ़ से, लेकिन उनका जो परंपरागत लोकसभा क्षेत्र था बाढ़ से, वो चुनाव विजय कृष्ण से हार गए थे। नालंदा, चूंकि जॉर्ज साहब उस समय मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने चले गए थे, तो नालंदा से वो लड़े और फिर लोकसभा के सदस्य बने। तो उनका जो अब इस बार प्रथम चरण में 2 उप मुख्यमंत्री का भाग्य का फैसला होना है, एक सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा। अब आप समझ सकते हैं जो सरकार है, तो सरकार के अगर मुखिया नहीं लड़ रहे तो उप मुखिया पर जनता का क्या मैंडेट होता है। तो एक उप मुखिया के बारे में तो सब लोग देख ही चुके हैं कि इस तरह के बौखलाहट में थी और किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा था और किस तरह से आरजेडी के एमएलसी के साथ उनका चल रहा था, संवाद चल रहा था। तमाम लोगों, दुनिया भर के लोगों ने देखा, चैनल पर देखा। तो कहीं न कहीं जो सरकार का होता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, कैसा काम की है सरकार, तो ये तो इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से पता चलेगा ना, उनका रिजल्ट क्या हो। तो दोनों मुख्यमंत्री का कैसा रिजल्ट होगा ये तो देखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए जो पीके ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हम दोहराना नहीं चाहते, तमाम लोग जानते हैं सम्राट चौधरी के बारे में, विजय सिन्हा के बारे में। और इसी दौरान जो आरके सिंह ईमानदार अफसर माने जाते हैं बिहार के, और केंद्र में मंत्री रहे 10 साल, जिनको आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का भी श्रेय हासिल है, मोदी जी के साथ 10 साल काम करते रहे, वो उन्होंने जिस तरह से एक घोटाले को उजागर किया, जिस तरह से जो सूरजभान सिंह टाइप, अनंत सिंह टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वोटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी एक माहौल एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी की जो हवा थी बिहार में, उसको कमजोर करने का काम मैंने आरके सिंह ने किया, मेरा विनय ये जी, मानना। विनय जी, एक एक जानकारी आपसे चाहिए। मेरे पास ये खबर आई है कि जब अशोक चौधरी मुख्यमंत्री निवास में गए,
तो वहां नीतीश जी ने कहा कि आपका तो हमने आना बैन कर दिया है अपने यहाँ पर, पहले आप जाइए प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब दीजिए। एक दूसरा अशोक चौधरी के साथ तो ये हुआ, और एक और सज्जन का उन्होंने वहां प्रवेश वर्जित कर दिया है, एक मंत्री का। तो इन खबरों में कितनी सच्चाई? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार, अब पुराने वाले नीतीश कुमार अब रहे नहीं। जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे थे आज से 10 साल पहले होता तो सही में अशोक चौधरी बैन हो जाते। लेकिन आज नीतीश कुमार, देखिए एक उम्र है और एक उम्र के बाद किसी पर इस तरह की बातें होती है। मुझे लगता है नीतीश कुमार को भी भूलने की बीमारी है, अब चीजों को भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी जब उनका स्मरण शक्ति लौटता है तो बहुत चीजें याद आती है। अशोक चौधरी के साथ तो वो प्रचार कर रहे थे, तो हो सकता है कभी कुछ बातें याद आ गई होगी तो बोले होंगे। लेकिन अब वो नीतीश कुमार पुराने वाले जो, क्योंकि शारीरिक रूप से तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से अब उतने मजबूत नीतीश कुमार नहीं रह पाए। नहीं, नीतीश कुमार, आपने देखा होगा, हम लोग देखते रहे पार्लियामेंट में जो उनका तकरीर होता था, जो भाषण वो देते थे, आज नीतीश कुमार पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे तो नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं मिलता था, नीतीश कुमार की आलोचना नहीं करता। क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति और परिवारवाद से दूर है। और भारत की राजनीति में इस तरह के बिरले लोग हैं। मुझे लगता है जब जब 10, 20, 30 साल के बाद जब लोग कोई चर्चा करेगा कि राजनीति में इस तरह के भी लोग थे जो जिस ईमानदारी से रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, और जो परिवारवाद से दूर रहे, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे आज गांधी के बारे में ज्यादा आलोचना लोग करने वाले मिलते हैं, लेकिन गांधी बनना कितना कठिन है, गांधी बनना या गांधी की बातों पर चलना कितना कठिन है। अपने लिए तो गांधी ने कुछ नहीं मांगा, देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। या जो लोग भी बड़े लोग हुए, इंदिरा गांधी कह सकते हैं, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। तो जो भी बड़े लोग हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के कामों के कारण, और नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया, बिहार, उस बिहार को जहां बिहार में गरीबी थी, भूख से लोग मरते थे, आज बिहार में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। नहीं तो हम लोग तो स्टोरी करते, आज बिहार में कोई हिंसा की घटनाएं चुनाव में नहीं होती थी। नहीं, हम लोग याद है 95 में, 2000 में हम लोग समानांतर कॉपी चलाते थे, एक तरफ मतदान का प्रतिशत और दूसरी तरफ चुनावी हिंसा का। 5 मरे, 7 मरे, 8 मरे, अंत में होते होते 15-20 मर जाते थे मतदान के दिन। आज देखिए बिहार में कितना बड़ा चेंज हुआ कि एक बूथ पर रिपोलिंग नहीं हो रहा है, एक बूथ पर कोई गोली नहीं चला, एक बूथ पर कोई मरा नहीं। तो ये बिहार का परिवर्तन लाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज बिहार में दिखाई पड़ता है हम लोगों को कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने विकास की जो एक रेखा खींचने का उन्होंने काम किया। और कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, अब मुस्लिम समाज तो भाई इस देश में रहने वाला जो मुस्लिम समाज है, वो उसके पास जब आजादी के समय तो उसके पास ऑप्शन था देश के बाहर भी जाने का, पाकिस्तान जाने का। लेकिन जिन लोगों को भारत से प्रेम था, जिन लोगों को बिहार से प्रेम था, वो समाज तो मुस्लिम समाज बिहार में रहा, देश में रहा। तो वो देशभक्त मुस्लिम समाज के लोग देशभक्त थे, उनको इस देश की इस मिट्टी से प्यार था। लेकिन आज मुसलमानों को साथ भी जो किया जा रहा है, अब आप देखिए बिहार में महागठबंधन में जहां ओवैसी साहब आना चाहते थे, तेजस्वी यादव लेने के लिए तैयार नहीं हुए, तेजस्वी जी नो एंट्री लगा दिए। ओवैसी साहब चाहते थे कि भाई बिहार में बंटवारा नहीं हो वोटों का। आज स्थिति क्या है कि ओवैसी साहब अब हराने पर लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आप 2% वाले, नहीं 2% वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, और 18% वाले मुस्लिम समाज को आप उप मुख्यमंत्री का कोई दर्जा नहीं देना चाहते। विनय जी, ये बात तो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि
अनाउंस किया है महागठबंधन की जो एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि जिस बात को आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जिस तरह नमक हराम कह रहे हैं, हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, खुलेआम ये सब कह रहे हैं, इसका असर पड़ेगा। मैं शफी मशहदी साहब से भी पूछना चाह रहा हूँ। शफी मशहदी साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित नहीं किया है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इशारों इशारों में कहा जा रहा है, जब ये हुआ कि पहले चरण में कि नीतीश जी को ज्यादा वोट मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम वोट मिल रहा है, एक आम इंप्रेशन है। और नीतीश जी के पास तो सीआईडी मतलब उनकी स्टेट मशीनरी भी है और उनके अफसर भी हैं जो उनको फीडबैक देते हैं और पार्टी के पुराने लोग भी हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो चुनाव के बाद क्या ये माना जाएगा कि श्री अमित शाह की ये बड़ी चूक हुई कि उन्होंने नीतीश को क्लियर कट मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया? एक दूसरा, विजय सिन्हा का जो कांड है, वो कांड एक इशारा करता है। वो कांड ये है कि विजय सिन्हा ने जब ये कहा कि मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर चले, तो पहली बार विजय सिन्हा के ही अंतर्गत उनके मंत्रिमंडल की जो पुलिस है, उसने ऑफिशियल प्रेस नोट निकाला लखीसराय में कि कोई पत्थरबाजी विजय सिन्हा के ऊपर नहीं हुई। तो ये संकेत क्या करता है? कहीं कुछ जो ऑफिसर्स हैं, उनमें क्या ये मैसेज गया है कि कुछ चेंज होने वाला है? नहीं तो ये प्रेस नोट निकालना एक मंत्री के खिलाफ जो वहीं का है और जो उप मुख्यमंत्री है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, इसको क्या माने? और जो अभी जिसका विनय जी ने जिक्र किया एमएलसी वाला, उन्होंने उसके ऊपर कहा ये शराब पिए हुए हैं, विनय जी, जी। एमएलसी, उस पर एमएलसी की हाँ, उनकी मेडिकल जांच करा दी, अजय जिसमें अजय मेडिकल जांच में सिंह अजय सिंह हाँ, अजय अजय सिन्हा, सिंह एमएलसी उनकी जी उनकी मेडिकल जांच करा दी, जिसमें निकला कि वो शराब नहीं पिए हुए हैं। इसकी भी बड़ी थूथी हुई विजय सिन्हा को लेकर के। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये संकेत क्या इशारा करते हैं? ये संकेत तो इशारा कर रहे हैं इंडिया के फेवर में। पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जो पद यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, उस पद यात्रा का असर अब भी है लोगों पर, और वो बहुत ही पॉपुलर लीडर के हैसियत से यहाँ बिहार में उभरे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जो इश्यूज उठाए हैं, पद यात्रा की है, उससे भी हुकूमत की जो पार्टी है उसको नुकसान होने वाला है। पर प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो कितनी सीट लाएगी ये डाउटफुल है, लेकिन वो उसने सेंध लगा दी है, और वो सेंध जो लगी है वो ज्यादा सेंध लगी है गठबंधन जो ये है, एनडीए के इसमें, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। देखिए, जहां तक एक तरफ आपने कहा कि महिलाओं को रुपए दे के उन्होंने जो बांटा है गवर्नमेंट ने और फेवर किया, बिल्कुल सही है, उसका असर होगा और महिलाएं वोट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो नौजवान है, जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बीए पास करके और मैट्रिक पास करके सड़कों पर बेच रहा है, उसको कोई कह रहा है कि तुम पकौड़े बनाओ, कोई कहता है कि तुम पकौड़े तल के बाजार में बेचो, तुम्हारा रोजगार यही है। उसका बड़ा बुरा असर पड़ा है नौजवान तबके पर, और वो मेरा ख्याल है कि पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है वो नौजवान तबका, और जाहिर है कि वो नौजवान तबका मौजूदा जो गवर्नमेंट है इससे मुतमईन नहीं है, वो बदलाव चाहता है, और इस बदलाव चाहने की एक फजा हवा है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक आपने वो माइनॉरिटीज की बात की, तो हमने तो पहले भी आपसे कह दिया कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने, एनडीए ने जो किया वो तो बिल्कुल ठीक किया, उनकी पॉलिसी के मुताबिक है, वो तो करेंगे, एंटी मुस्लिम है वो एंटी मुस्लिम काम करेंगे, उससे किसी को कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मुसलमानों के खिलाफ जो बिल्स आ रहे थे, वक्फ बिल है तो शहरी एक्ट वाला है, तो उसमें ये इसमें पार्लियामेंट में वो बीजेपी का साथ दे रही थी। तो अब लोगों का इंप्रेशन ये है कि ये बीजेपी की कैद में चले गए, उनके असीर हैं, और डिपेंड करता है कि बीजेपी चाहेगी तो इनको बनाएगी, नहीं चाहेगी तो इनको नहीं बनाएगी, दोनों। बल्कि एक एक तबका तो ये भी कह रहा है कि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री नहीं होने वाले, बिल्कुल नहीं होने वाले, कोई दूसरा हो। अगर वो, अब कौन होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश की चांसेस अब खत्म हो गए।
जैसा कि हमारे भाई ने कहा, उनकी मेंटल कंडीशन भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, लोग कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अभी कुछ प्रिडिक्ट करना, कहना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि जो 11 को इलेक्शन होने वाला है, वो डिसाइसिव होगा, वही डिसाइड करेगा। अभी 6 का जो इलेक्शन है, ये बहुत डिसाइसिव नहीं हुआ है, लेकिन वहां का इलेक्शन जो होगा वो डिसाइसिव होगा। और क्योंकि वो इलाका जो है, वो उसमें मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, उसकी जो ज्योग्राफी है और उसकी जो साइकोलॉजी है वहां के वोटर की, वो बिल्कुल डिफरेंट। तो इसलिए विनय जी, जी, ये जी, बोले बोले, आप बोले। इसलिए अभी फिलहाल ये कहना आप स्पीकर बंद कर दीजिए अपना। लेकिन एक फिलोसफी है बाबा, जिससे पूछिए वो कहता है कि नीतीश कुमार से मिस्टर नीतीश कुमार से मिस्टर देखिए, आप आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप सुन रहे हैं। आप अपना आप म्यूट कर दीजिए अपना स्पीकर। खुद मत सुनिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। मशादी साहब, आप सुन रहे हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, फ्रीज हो गया। आवाज जी, जा रही है। नहीं आ अब आ रही रही है। हाँ, कहाँ तो की आवाज रुक गई। नहीं नहीं, आ रही आ रही। सुनिए विनय, मैं जो बोल मैं रहा आप, हूँ अभी सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे नहीं आ रही है हैं, आवाज। बोलिए। आ रही आ रही आ रही आ रही, बोलिए। आ रही है आवाज। आप खुद मत सुनिए, हम लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज। बात तो हो रही थी लेकिन आवाज बंद हो गई है। नहीं, अब इसलिए बंद हो गई ना कि आप आपका स्पीकर खुला है, घर में सब लोग सुन रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। उसको बंद कीजिए फोन। आप ये विनय, मुझे ये बताइए कि जो एक एक बड़ा तबका है और आप सारे जी। नेताओं से परिचित हैं, चिराग अभी पासवान का क्या भविष्य है? किसका? चिराग देखिए, पासवान। सबसे बड़ी बात क्या है कि चिराग पासवान देखिए, वर्तमान एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। और हाँ। मेरा जी आज भी मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर एनडीए को सत्ता मिलती है इस बार, तो फिर नीतीश हम्म, कुमार 10वीं बार ओथ लेंगे। उसमें हो कहीं सकता। कोई किंतु परंतु नहीं, उसमें कहीं कोई किंतु जी परंतु मेरे जैसे लोगों को नहीं लगता है। क्योंकि हम जी लोग जो चुनाव में घूम रहे हैं, तो प्रशांत जी, किशोर डैमेज जो किए हैं, वो ज्यादा डैमेज बीजेपी को किए। बीजेपी की है, मुझे बिल्कुल यही लगता है मेरे पास कि भी खबर है। मुझे लगता है कि जो काम पिछले चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी जेडीयू के लिए किया, वही काम हम्म, इस बार प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए उन्होंने किया है। जी तो मुझे लगता है कि जेडीयू की सीटें इस बार बढ़ेगी। और जब हाँ, जेडीयू की, और तो ऐसे भी नीतीश कुमार को आप, सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की है, जब आप उनको कमजोर समझिएगा तब वो ज्यादा ताकतवर बन के उभरते हैं। बिल्कुल और इस बिल्कुल। बार भी नीतीश कुमार ज्यादा ताकतवर बन के उभरे। नहीं, मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, नीतीश कुमार, जी चिराग वही हम पासवान बता के रहे हैं। तो कितने लोग चिराग हैं? पासवान, नहीं, चिराग पासवान भविष्य है एनडीए की। वर्तमान नीतीश कुमार है, अगला जो मुख्यमंत्री कोई होगा तो भविष्य चिराग पासवान के इर्द गिर्द होगा। लेकिन उनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति अगला 30-40 साल चिराग पासवान एनडीए के लीडर होंगे। एक बार हमको तो अभी जो, हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव के पहले कह रहे थे, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड चुनाव के समय हमारी लंबी बातचीत हुई थी उनसे। उन्होंने कहा कि भाई, अगर चिराग हमारी पार्टी में आ जाए, यानी बीजेपी में आ जाए, मर्ज कर जाए, तो हम उनको एनडीए का मैंने अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान अपनी पार्टी को मर्ज करने के लिए मैं तैयार नहीं हुए। मैं जो मैं जो चिराग पास पूछ रहा हूँ वो, विनय, जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप नहीं बता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछला जो चरण, पहला चरण बीता है 121 सीटों का, उसमें चिराग पासवान को, हम लोगों के पास खबर ये आ रही है कि उनको सिर्फ 1 या 2 ही सीटें मिलेंगी। उनके 14 उम्मीदवार थे उसमें। अभी जो दूसरा चरण है उसमें कितने मिलेंगे ये बात की चीज है। लेकिन इस दूसरे चरण में सीमांचल में, जिसका सवाल मशहरी साहब ने उठाया कि सीमांचल में पिछली बार तो ओवैसी साहब को सारी सीटें मिली थी, इस ज्यादातर सीटें, और उनके लोग टूट करके आरजेडी में चले गए थे। इस बार सीमांचल अगर फैसला करेगा तो सीमांचल में किसको कितना मिलेगा? क्या उसमें महागठबंधन कोई हिस्सा लेगा, या पूरा का पूरा ओवैसी के पास चला जाएगा, या पूरा का पूरा, मतलब एक हिस्सा बड़ा एनडीए भी लेगा?
क्या खबर है आपके पास? नहीं, देखिए देखिए, सीमांचल में 24 सीटें हैं, तो इन 24 सीटों में तीनों में ओवैसी के पास भी कुछ, और ओवैसी, देखिए ओवैसी साहब को आप समझिए, ओवैसी साहब का कद बढ़ा है। जिस बार जो जिस तरह से उन्होंने विदेश में जाकर भारत के लिए उन्होंने पैरवी की, भारत के पक्ष को रखा, तो ओवैसी का एक तरह से साहब जो की पार्टी जो है न केवल मुस्लिम को बल्कि गैर मुस्लिम को भी बिहार लड़ा। मुझे लगता है कि ओबीसी साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर उधर बनने जा रहे हैं, और उनका पहला जो कदम है वो बहुत एग्रेसिव चुनाव लड़ रहे हैं उस इलाके में। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान आरजेडी अगर उनके साथ अलायंस कर लेता तो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में रहता सीमांचल में, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। और कहीं न कहीं देखिए क्या है कि अब जोकीहाट लीजिए चुनाव, जोकीहाट में चार्जेज है वहां के मुसलमानों का कि भाई लालू प्रसाद यादव का परिवार 2 भाइयों में झगड़ा करा दिया। अब वो उस इलाके में तस्लीमुद्दीन साहब को उधर का गांधी कहा जाता था, समाजवादी नेता थे, बड़े पॉपुलर थे, उनको चचा करता था, हर जाति धर्म के लोग उनको चचा कह के संबोधित करता था। कोई भी आदमी तस्लीम साहब के पास जाके बात कर सकता था, मिल सकता था। आज उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए कहीं न कहीं अगर कुछ रास्ता, चूंकि तस्लीमुद्दीन की बड़ी भूमिका रही लालू जी को बनाने में। लालू जी 90 में जब मुख्यमंत्री बने तब से तस्लीम साहब उनके समर्थक माने जाते थे, कट्टर समर्थक माने जाते थे। तो भाई रास्ता निकाला जा सकता था उस इलाके में, कोई एमएलसी बना दिया जा सकता था, कोई दूसरी, लेकिन वहां आज दोनों भाई जोकीहाट में दोनों खुद एक आरजेडी से लड़ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो इसके कारण उस क्षेत्र में आज भी, क्योंकि तस्लीम साहब की बहुत प्रतिष्ठा उस इलाके में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, उस इलाके में बड़े लोकप्रिय नेता रहे और जमीन से जुड़े नेता रहे। तो कहीं न कहीं इसका असर पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो 24 सीटें सीमांचल की है, महागठबंधन को भी अच्छी सीटें आएंगी। ठीक है, आरजेडी को सीटें मिलेंगी और कुछ एआईएम को भी सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी? जी, अब देखिए एग्जैक्ट भविष्यवाणी अभी करना ठीक नहीं, क्योंकि वोटिंग हो जाए उसके बाद जब हम लोग सीट वाइज एनालिसिस करेंगे तो बेहतर है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना है कि 5% वोट स्विंग वोट होता है, फेंस पर बैठा हुआ रहता है, वो जो जीतने वाला होता है उसके साथ चला जाता है, और वही 5% वोट बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है अंतिम समय में। और उसका निर्णय हो सकता है वोटिंग के दिन होता है, कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी देखे हैं कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के बाद भी वोटिंग का ट्रेंड बदल जाता है। कहीं होता है कि मेरा कैंडिडेट हार रहा है तो भाई अब इसको वोट दे दिया जाए, वोट क्यों बर्बाद किया जाए। तो जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब एक्चुअली कुछ सीटों पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही। अभी थोड़ा सा कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हम लोग कोई नजूमी है नहीं, कोई भविष्यवक्ता है नहीं। नहीं, भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन पत्रकार, देखिए मैं एक चीज आपसे खासकर कहूं कि ये मशहदी साहब ने तो कह दिया कि मैं जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन आप दोनों लोग जो बोल रहे हैं, आप दोनों को 14 तारीख को तय देखना पड़ेगा कि आप कितने सही थे, और अगर सही नहीं हुए तो ये आप दोनों की साख के ऊपर है, या मेरी साख के ऊपर भी बट्टा खड़ा पे नहीं सवाल खड़ा होगा कि हम लोगों की नब्ज नहीं पहचान पा रहे हैं। जो भविष्यवाणियां होती हैं सर्वे के जरिए, या जो भविष्यवाणियां होती हैं पोलिंग एनालिसिस के जरिए, वो बहुत सारी गलत साबित हुई हैं। लोगों का मन कोई समझ नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो इस चीज को समझ लेते हैं, खासकर फील्ड में रहते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा तो मानना ये है कि हम कई अवसर पर देखे, और बिहार के 3 बड़े नेता जो बिहार के रहे, जो हम लोगों के दौर में 3 बड़े नेता रहे बिहार के, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तीनों को हम देखे कि तीनों का अनुमान फेल होते देखे। तीनों को जो सूचना उनके पास था गलत होते देखे। चुनाव एक ऐसा चीज है ना, चुनाव को हम लोग मानते हैं सिनेमा के रूप में, जैसे कौन सिनेमा फ्लॉप करेगा, कौन सुपर हिट होगा, कह नहीं सकते हैं। नहीं डायरेक्टर जानता है, नहीं प्रोड्यूसर जानता है कि क्यों फ्लॉप कर गया, क्यों सुपर हिट। तो चुनाव भी करीब करीब उसी तरह का है
कि कब कौन क्लिक कर जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा भविष्यवाणी से मेरे समझ से बचना चाहिए, और फिर जब कुछ कंक्रीट सूचना आ जाए। अभी तो जो स्थिति थी उसकी हम लोगों ने समीक्षा की कि महिलाओं का झुकाव है एनडीए के तरफ, उधर जो गठबंधन है महागठबंधन है उसका भी एक ठोस वोट आधार है, वोट बैंक का आधार है, क्योंकि उसमें वामपंथी दल है, भाकपा माले है। हाँ, कहीं न कहीं थोड़ा सा कांग्रेस से चूक हम मानते हैं ये कि बहुत देर से तेजस्वी यादव को उसने लीडर घोषित किया, और अगर पहले कर देता, और चूंकि कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा कमी रहा, 8-9 सीट पर वो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, होना नहीं चाहिए क्योंकि गठबंधन ये चुनाव 5 साल पर निर्धारित चुनाव है। तो ये चीजों इन चीजों की कमी रही, फिर भी मुझे लगता है कि मुकाबला बड़ा बराबरी का है, और ये सेकंड फेज ही निर्णायक होगा। इस फेज में जो बेहतर करेगा उसके सर पर ताज सजेगा। बिल्कुल। मशहद साहब, आपको कुछ कहना है इन सवालों के ऊपर? मशहद देखिए, साहब का सीमांचल जो है, मैं सीमांचल में 5 साल पोस्टेड रहा हूँ, और जी, वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ के लोगों की मेंटलिटी और जो ग्रुपिज्म है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जी, जोकीहाट में तस्लीमुद्दीन साहब के 2 भाई लड़ रहे हैं। ओवैसी साहब ने वहाँ एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया है। उसका बहुत रिएक्शन हुआ है लोगों में। ओवैसी साहब सीमांचल में अगर 2 सीट जीत लें तो बहुत कामयाब हो जाएंगे। ये हाल है भी उनका। उनके खिलाफ जो हवा चल रही है वहाँ के लोगों की, वहाँ के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई है, और अगरचे मेरा इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन चूंकि सीमांचल में मैं 4-5 साल रह चुका हूँ, अररिया में, किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार सबके से वाकिफ हूँ मैं वहाँ के लोगों से। वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जज करते हैं इलेक्शन को। वहाँ सिर्फ मुसलमान के नाम से नहीं होता। अब कोई कुलैया है, तो कोई शेखड़ा है, तो कोई शाहबादी है, कोई बंगाली खोटा है, इस तरह के बटे हुए हैं लोग। कौन किसको सपोर्ट करेगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है, जो मेरी खबर है, कि लोग भूल गए हैं, सिर्फ ये भूल गए हैं कि किसी तरह से बीजेपी बिहार में पावर में नहीं आए, उसके खिलाफ हम वोट देंगे, ये दे रहे हैं। और वो उनके अपने इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है। जिस तरह उनको घुसपैठिया कहा जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको निकालो, उनको, इनकी शहरियत मशकूक है, सब भागे हुए हैं, इस एरिया में भरे हुए हैं, और कोई नहीं कह रहा, होम मिनिस्टर कह रहा, बार बार कह रहा। तो ये जो नफरत की आंधी है, इस आंधी से माइनॉरिटीज बहुत मुतासिर है, बहुत ये है, खाइफ है। ये नफरत की आंधी को किसी तरह से रोकने में जो करना हो करना चाहिए, ये आंधी रुके। हम अक्सर बोलते हैं लोगों से कि हिंदुस्तान में 2 फसलें हैं, रबी और खरीफ, लेकिन अब एक तीसरी फसल आ गई, और तीसरी फसल जो है वो नफरत की फसल है, और वो ज्यादा पेइंग हो रही है। तो इस सब का रिएक्शन है, और ये जो मेंटेलिटी है वहाँ के उसी के लोगों की, उनसे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। वैसे जो हम विनय जी ने जो तज्जिया किया है एज ए जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा तज्जिया किया है, और अभी 11 से पहले कोई प्रिडिक्शन करना, ये बेवकूफी होगी। अभी वॉच करना होगा, सिचुएशन बहुत यहाँ ये सवाल है, यहाँ सवाल यहाँ फ्लूइड है। सवाल प्रेडिक्शन यहाँ सवाल प्रेडिक्शन का नहीं है। आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं विनय से फिर कह रहा हूँ कि विनय जी, बिल्कुल जो पत्रकार घूमते हैं उनको अगर सही अंदाजा नहीं होता है तो उनको फिर पत्रकारिता करनी बेकार है। बिल्कुल और बिल्कुल सही। ये और हमारे यहाँ 2 तरह के पत्रकार हैं। एक तो पीआर जर्नलिज्म करते हैं, जो कि जिसके साथ जुड़े होते हैं वो उसको जिताते हाँ, हैं। पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो सही नब्ज लेके सही एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस में वो बाद में फिर नापते हैं कि वो क्यों गलत हुए, क्यों नहीं हुए, अपनी गलती भी मानते हैं। मैंने आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो हवा चल रही है, बात चल रही है कि नीतीश कुमार के लोग, जेडीयू के लोग, काडर, नेता नहीं, काडर, वो ये तय कर रहा है कि अगर नीतीश कमजोर रहे, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी अगर ज्यादा जीत गई तो वो इनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। इसलिए उनका वोट जा रहा है आरजेडी को, जहां बीजेपी लड़ रही हाँ, है। और और जो आरजेडी के लोग हैं वो भी बजाय इसके कि जहां उनके लोग नहीं लड़ रहे हैं, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, वो अपना वोट ट्रांसफर कर रहे हैं नीतीश को। कितना इसमें दम है?
नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए थे बिहार में, तो जो जी एमएलए होता है जिस भी पार्टी का, उसके खिलाफ कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी होता है। और बीजेपी सबसे कम सीट मैंने टिकट काटने का इस बार काम किया। ये तो अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे, गुजरात वगैरह अन्य राज्यों में, तो बीजेपी बहुत पैमाने पर टिकट काटती थी। तो जिनके पास ज्यादा विधायक हो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है इस बार। कम, अब जैसे नीतीश कुमार के पास सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके पास 45 विधायक थे, उसमें कुछ जी को उन्होंने टिकट काटा है, तो उनके पास नए चेहरे ज्यादा है। चिराग पासवान के पास सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि उनको 29 सीट मिला, तो उनके पास 29 नए चेहरे मिले, क्योंकि कोई सीटिंग सीट था नहीं। तो नए चेहरे जब आते हैं तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। नहीं तो आप चले जाइए, जो भी उम्मीदवार हम लोग घूम रहे हैं, तो कोई नीतीश कुमार के खिलाफ या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं, लोकल कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी होती है। ये काम नहीं किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये विकास नहीं किया, ये नली गली नहीं बनाया। क्योंकि इस अब क्या हो गया कि एक तो लोगों की बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ गई, और जो जातियों में समाज बटा है, और खास करके जब से जाति जनगणना हुई, तो हर समाज अब ज्यादा मांग शुरू कर दिया है। अब चूंकि हर समाज, किसी का 1% वोट है, किसी का 2% समाज का वोट है, किसी का 5% वोट है, किसी का 4% वोट है, तो अब उस तरह से हिस्सेदारी की मांग लोग कर रहे हैं। तो इसके कारण विधायकों पर बड़ा दबाव है, और इस दबाव को जो 5 साल जो विधायक रह चुके हैं उन पर ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का काम करेगा। तो ऐसे में लेकिन मुझे लगता है कि जदयू नहीं का जी बेहतर इसीलिए लग रहा है कि जदयू बेहतर करेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा नया चेहरा है। नहीं बिल्कुल। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो ज्यादातर विधायक मैं आप ही की बात को लेकर के खबरों खबरों की पुष्टि चाहता हूँ कि जो विधायक नहीं अपने क्षेत्र में ज्यादा गए हैं, लोग उनको अपने यहाँ आने से रोक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, गांव से भगा रहे हैं। यहाँ तक कि कई मंत्री भी भागते हुए देखे गए, लोगों ने दौड़ाया उनको। जो हम लोगों ने क्लिपिंग्स देखी, फोटो देखी, वो तो झूठ नहीं बोल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पहली बार बिहार में हो रहा है कि अब जो जीतेंगे विधायक 14 को, वो अपने क्षेत्र की उतनी अवहेलना नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तो चुनाव में बहुत सारे विधायक ये मान के चल रहे थे सत्तारूढ़ दल के कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर हम जीत गए। उनको शायद लगा होगा दोबारा भी मोदी जी के चेहरे के ऊपर जीत जाएंगे। लेकिन इस बार गांव में, आपके बिहार के गांव में, इन उन विधायकों की बड़ी खराब हालत है जो 5 साल गांव में नहीं गए। काम तो बहुत दूर की चीज है, लोग गए ही नहीं वहां पे। बल्कि एक तो ये कह रहा था सामने कि आपने हमसे कहा कि घूस लेके, आज ही मैंने देखा कि आपने कहा कि हमारे इस आदमी से बात करो, वो इतना घूस मांग रहा है, ये कम घूस में तुम्हारा थाने में काम करा देगा। तो वो खुलेआम कह रहा था कि घूस, हम तुमको घूस देके अपना काम कराएंगे, तुमको हम वोट क्यों देंगे। तो ये सारी चीजें बिहार मतलब ये तो बिहार की राजनीतिक जागरूकता का भी एक चिन्ह है कि लोग इस तरह के सवाल अपने विधायकों से कर रहे हैं। देखिए, बिहार बहुत जागरूक प्रदेश रहा है। याद है। बिहार तो इतना जागरूक रहा है कि बिहार नेता बनाने का काम किया। मधुलिमी को, जॉर्ज फर्नांडिस को, गांधी को, कृपलानी को, सब लोगों को नेता बनाया, जिता के भेजा। कृपलानी जी को यहाँ से जिताया, मधुलिमी को जिताया, जॉर्ज फर्नांडिस को जिताया, गांधी, चंपारण से गांधी नेता बने। तो बिहार की मिट्टी में एक बड़ी ताकत है, तो इसलिए यहाँ के लोग रिएक्ट भी करते हैं। और क्योंकि महत्वाकांक्षा लोगों का बढ़ा है, 3 लाख 4 लाख वोटर है। अब जैसे दीघा है, 4.5 लाख वोटर है। अब 4.5 लाख लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना बड़ा कठिन काम है। उसमें हर जी आदमी चाहता है कि हमको हो सब, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार है। देखिए क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार तो ईमानदार है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अब कोई किसी से आप पूछिएगा, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा। लेकिन भ्रष्टाचार है, पंचायतों में भ्रष्टाचार है, प्रखंडों में भ्रष्टाचार है, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। तो इससे भी कुछ लोग नाराजगी है लोगों में कि भाई इतना भ्रष्टाचार। लेकिन अगर आप देखिएगा देश स्तर पर तो हर राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार है। कोई नई बात नहीं कि केवल बिहार में है।
चले जाइए साउथ के राज्य में, चले जाइए अन्य राज्य में, भ्रष्टाचार की खबरें वहां ज्यादा आती है। उस तुलना में अगर आप देखिएगा बिहार में, चले जाइए, किसान आत्महत्या दूसरे महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा करते हैं, बिहार में नहीं करते हैं। तो बिहार के लोग संतोषी भी हैं। अगर आप किसी बिहारी से आप पूछिए चलते हुए तो कहेंगे सब ठीक है। कैसे है पूछिएगा तो कहेंगे सब ठीक है, चाहे वो कितने कठिनाई में क्यों ना हो, कहेंगे सब ठीक है। तो यहाँ के लोग संतोषी भी हैं, संतोष जो है उसी में जीना चाहते हैं, उसी में अपना जिंदगी जीवन बसर करते हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार है और पीके इन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे, जिन कमियों की ओर बराबर पीके ले जा रहे थे। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर लोगों को जगाने में सफल हुए, लोगों को जगा दिया उन्होंने। और प्रशांत किशोर अगर इसी तरह से लगे रहे अगला 5 साल, तो प्रशांत किशोर के लिए भी रास्ता बन सकता है। प्रशांत किशोर की बात आज बिहार के तमाम लोग, बिहार में अगर आप घूमेंगे तो प्रशांत किशोर की चर्चा लोग करेंगे। हाँ, क्योंकि उनको भी समझने के लिए समय चाहिए, उनकी भी पार्टी स्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, तो समय लगेगा उसमें। लेकिन अगर वो संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे और अगला 5 साल संघर्ष करेंगे, तो उनकी पार्टी भी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेगी। इस चुनाव में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत मजबूत पार्टी के रूप में। हाँ, इस चुनाव में वो अपनी उपस्थिति विधानसभा में जरूर दर्ज करा लेंगे। तो मशादी साहब तो उनका कैमरा तो बिल्कुल ही उनके ऊपर स्त्री नहीं है, कभी पंखा दिखा रहा है, कभी छत दिखा रहा है। तो मैं आखिरी सवाल नहीं, कहाँ हाँ दिखा रहा है? आप नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आपका नहीं, कैमरा बहुत ही दो तस्वीर आ रही है, एक इधर भी आ रही है, एक इधर आ रही है। नहीं सर, वो आ रही है तो आपने कैमरा सेट नहीं किया ना। विनय वही तो कह रहे थे कि उसको आप रोटेट में डाल दीजिए, आप रोटेट ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। अब एनीवे रोटेट में जानते हैं आखिरी कि रोटेट किसको बैक, पर नहीं आप तो नहीं कंक्लूड भी छोड़ कीजिएगा ना। हाँ, नहीं नहीं बात काफी मैं हो कंक्लूड चुकी ही है। कर मैं कंक्लूड ही करने की बात कर रहा हूँ कि ये जो मुद्दे हैं बिहार के, क्या लगता है कि 14 के बाद उन मुद्दों को जो उठे हैं इसमें, क्या लगता है आने वाली सरकार इंप्रेशन क्या है, जनता के दबाव से उसको हल करने में लगेगी जो भी सरकार आए, चाहे महागठबंधन की आए या एनडीए के नीतीश जी की दोबारा सरकार बने, क्या उन मुद्दों को हल करने में इस बार जनता का दबाव काम करेगा? चाहे पलायन का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, जो विनय आपने सवाल उठाए, क्या इनको हल करने की दिशा में सरकार कुछ काम करेगी या सरकार अगले 5 साल फिर बहाने लेकर के आगे बढ़ जाएगी, जो भी सरकार है? देखिए, अच्छा सारे जी साहब। मुद्दों को हल करना तो किसी सरकार के बस की बात नहीं है। जो चीजें 20, 25, 30 साल से होती आई हैं, उनको कोई भी सरकार 2 साल 1 साल के अंदर हल नहीं कर सकती है। हाँ, उसकी तरफ काम कर सकती है। जैसे पलायन की समस्या है, अब बेरोजगारी की समस्या है। इसमें जैसे एक पार्टी ने अनाउंस किया कि हम हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे, वो उस पर कोशिश करेगी। इसी तरह दूसरे लोगों ने भी बहुत से ऐलानात किए हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अब उसको तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है कि उन चीजों को हल किया जा सकेगा। कोई भी सरकार आए 1-2 साल में हल किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो हालात हैं, बिगड़ने में देर नहीं लगती है, संवरने में बहुत देर लगती है। मेरा अपना ख्याल यही है। वैसे हम भी दुआ करते हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं, जो भी सरकार आए कम से कम यहाँ के लोगों का मसला हल करे, गरीबी को कम कम करे, बेरोजगारी को कम करे। लेकिन मेरे दुआ करने से अगर चीज बच जाए तो सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। तो विनय इसलिए जी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, नहीं विनय जी आपने कंक्लूडिंग बहुत रिमार्क्स। कंक्लूड बात तो यही है, एक ही में जैसा कि आप भी मुत्तफिक है, मैं भी चाह रहा हूँ कि एक्चुअली सही फैसला होगा इसका 11 की इलेक्शन के बाद, और 11 के इलेक्शन का जो ट्रेंड होगा वही फैसला करेगा कि 6 को क्या हुआ है। मेरा अपना ख्याल विनय है। जी, हाँ जी देखिए, ठीक। विनय बेरोजगारी जी एक बड़ी समस्या है, बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी के लिए ये जो यहाँ की सरकार है वो काम कर रही है। और तेजस्वी यादव ने एक नारा फेंका है कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, जो संभव दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 करोड़ 85 लाख के आसपास परिवार है और हर परिवार को नौकरी, यहाँ 20-22 लाख नौकरी है, तो वो संभव नहीं। क्योंकि अगर आप नौकरी दे सकते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना ब्लूप्रिंट कि वेतन पैसा कहाँ से लाइएगा, क्योंकि 2 करोड़
80 लाख 85 लाख परिवार को अगर आप नौकरी दे रहे हैं, तो उसके लिए जितना वेतन अगर 20,000 के दर से भी अगर आप किसी को वेतन दे रहे हैं, तो वो जो अभी बजट है भारत बिहार सरकार का, उसका 3 गुना केवल वेतन में हो जाएगा। तो इतना बजट कहाँ से आएगा? वो संभव नहीं है। लेकिन चूंकि चुनावी जुमला है और चुनाव में इस तरह की बातें होती है, इसी तरह से जैसे 15 लाख का जुमला था 14 में कि 15 लाख बैंक में आएगा, काला धन वापस आ जाएगा, सारा स्विट्जरलैंड का पैसा आ जाएगा। तो समय इस तरह की बातें की जाती रहती थी कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तो चुनाव में इस तरह से परसेप्शन तैयार किया जाता है, जनता के बीच अपने मुद्दों को ले जाया जाता है और जनता को इसी भावना में बहका के वोट लिया जाता है। तो ये वोट की राजनीति है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत सोच समझकर वोटिंग करेंगे और बिहार की बेहतरी के लिए। और हम लोग तो अनुरोध करेंगे कि कोई भी जो असामाजिक तत्व जो लोग हैं या जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, चार्जेज हैं मर्डर का, ऐसे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को लोग चुनकर भेजें, बेहतर लोगों को चुनकर भेजें जो समाज का बेहतर निर्माण कर सके, बेहतर समाज, बेहतर बिहार बना सके। और नीतीश कुमार की एक बड़ी खासियत या उपलब्धि कही है कि वो उन्होंने समाज में सामाजिक सौहार्द बनाने का कार्य किया। कोई दंगा नहीं तो एक समय भागलपुर दंगा हम लोगों को याद है, सीतामढ़ी दंगा याद है। आज के समाज में सौहार्द है। उन्होंने पूरे कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। अब कोई झगड़ा कब्रिस्तान को लेकर नहीं, पहले वहां उसको लेकर झगड़ा होता था। तो एक सामाजिक सौहार्द भी बनाया नीतीश कुमार ने और सुशासन उनका जो एजेंडा रहा, उसके कारण लोग अमन चैन से रह रहे हैं अभी बिहार में। तो जो भी सरकार अगर बनती है, नई सरकार, उसके लिए इन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद विनय जी और धन्यवाद शफी मशहदी साहब। प्रोग्राम खत्म करते हैं और कल का वोट कैसा होता है, सही कह रहे हैं आप दोनों लोग कि कल के वोट के बाद अंदाजा होगा, लेकिन मुझे लगता है सही अंदाजा तो अब क्या होगा, अब तो 14 के तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसी में फैसला होगा। लेकिन फिर बिल्कुल भी एक मोटा अंदाज हो जाएगा। ये आप लोगों को, ये हम लोगों को तय करने में आसानी होगी कल के बाद, यानी 11 की शाम को, कि हम जो अंदाजा कर रहे हैं वो 14 को कितना सही बैठता है। हम अपने को बिल्कुल भी उसमें जांच सकते हैं, परख सकते हैं। बहुत बहुत आप बिल्कुल। लोगों का शुक्रिया, बहुत आपका भी धन्यवाद शुक्रिया, विनय जी और बहुत शफी साहब, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा।